स्वागत है गणेशाय वर्ल्ड के इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम 12th फिजिक्स जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र जो हमारा चैप्टर नंबर 1 था, जिसको हमने फिनिश कर दिया था, जिसको हमने कंप्लीट कर दिया था। तो आज की वीडियो दोस्तों है, आज की वीडियो चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर है। जी हाँ दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव देखेंगे। बहुत ही अच्छे से कैलकुलेशन करते हुए एक एक ऑब्जेक्ट को हम करेंगे। तो बिल्कुल देरी ना करते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों हमारा आज का जो पहला ऑब्जेक्ट है वो क्या है, देखो हमारा पहला ऑब्जेक्ट है धनावेशित कांच की छड़ को, क्या बोला है, धनावेशित कांच की छड़ को अनावेशित चालक से स्पर्श कराया जाता है। अनावेशित चालक से क्या कराया जाता है, स्पर्श कराया जाता है। तो क्षण का जो आवेश है, क्षण का क्या है, आवेश है, वो आवेश घट जाता है, बढ़ेगा, ऋणात्मक हो जाता है या फिर अपरिवर्तित रहता है। क्या हो जाता है ये आपको बताना है। तो सिंपल सी बात है। देखो दोस्तों, ये आपका एक कोई धनावेशित चालक है, ये आपका कोई क्या है, एक धनावेशित चालक है। क्या है, धनावेशित चालक। और यहाँ पर ये जो चालक है वो चालक सर क्या है, अनावेशित है। इस पर कोई भी आवेश नहीं है, ना तो धनावेशित है और ना ही ऋणावेशित है, कोई भी इस पर आवेश नहीं है। मतलब ये क्या है, अनावेशित चालक है। कैसा है सर, अनावेशित चालक है। अनावेशित क्या है सर, चालक है। अब ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जब किसी धनावेशित चालक को अनावेशित चालक से क्या करा रहा है, स्पर्श कराया जाता है। स्पर्श कराएंगे, स्पर्श कराएंगे, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, जो अनावेशित चालक है इसको इस धनावेशित चालक से दोस्तों क्या कराएंगे, स्पर्श कराएंगे। क्या कराएंगे, स्पर्श कराएंगे। तो देखो हमने क्या करा दिया, इसको स्पर्श करा दिया। जैसे ही दोस्तों इसको स्पर्श कराएंगे तो ये तो देखो इस पर कौन सा आवेश है, धनावेश है, और इस पर कोई आवेश नहीं है। जैसे ही हम इसको स्पर्श कराएंगे तो दोस्तों क्या होगा, जो धनावेश होगा वो इसके अंदर आ जाएगा। अब जैसे ही धनावेश इसके अंदर आएगा तो इसका जो धनावेश है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा कि नहीं, बोलो होगा कि नहीं होगा कम। तो बिल्कुल सर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या घट जाएगा या फिर घटेगा। तो आप क्लिक कर गए हो ना। तो ध्यान रखना, जब कोई धनावेशित चालक के पास अनावेशित चालक को स्पर्श कराया जाता है तो धनावेशित चालक का जो है ना, धनावेशित चालक का जो आवेश होता है वो सर क्या हो जाता है, घट जाता है, क्योंकि वो इसके अंदर आ जाता है। क्लियर हो गया। चलो अगला ऑब्जेक्ट। तो हमारा अगला ऑब्जेक्ट है, क्या कह रहा है, धनावेशित कांच की छड़। अब ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन ऊपर जो पहले हमने पढ़ लिया उसके जैसा है। धनावेशित कांच की छड़ को अनावेशित चालक के समीप लाया जाता है। अब देखो यहाँ पर अब स्पर्श नहीं कराया जाता, यहाँ पर स्पर्श नहीं कराया जाता। ऊपर वाले जो क्वेश्चन था पहला, उसमें हम क्या करा रहे थे, धनावेशित चालक को अनावेशित चालक से स्पर्श करा रहे थे ना। और इसमें क्या किया गया है, इसमें केवल पास लाया जाता है, समीप लाया जाता है। तो जो क्षण का आवेश है वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा या फिर अपरिवर्तित रह जाएगा। ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये हमारे पास कोई धनावेशित कांच की छड़ है, ठीक है। ये हमारे पास कोई धनावेशित कांच की क्या है सर, छड़ है, ठीक है। इस कांच की छड़ को, ये आपके पास क्या है, छड़ है, इसको क्या कर रहे हैं, एक अनावेशित कांच की जो छड़ है उसके पास ले आ रहा है। ये आपकी अनावेशित है, इस पर कोई भी आवेश नहीं है, अनावेशित है, कोई भी आवेश नहीं है। अब देखो इसके पास ला रहे हैं, इसके क्या कर रहे हैं, पास ला रहे हैं, ना कि इससे स्पर्श करा रहे हैं। अब भाई बताओ, इसके पास ला रहे हो, ठीक है, तो इस क्षण पे जो आवेश है बिल्कुल ज्यों का त्यों रहेगा। अगर ये क्षण इससे टच कर जाए, ये क्षण इसको स्पर्श कर जाए तो इसका आवेश इसके अंदर जाएगा। लेकिन जब ये टच ही नहीं करेगी, जब ये स्पर्श ही नहीं करेगी, तो इसके आवेश जो है ना बिल्कुल जैसा था वैसा ही का वैसा रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ रहे ना, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर स्पर्श कराएंगे तो इसका आवेश इसमें जाएगा, लेकिन स्पर्श नहीं कराएंगे तो कोई भी इसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। जो आपका घ वाला आंसर है वो आपका सही रहेगा, अपरिवर्तित, अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है। चलो
अगला है हमारा, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, अगला हमारे पास ऑब्जेक्ट है ई तीव्रता। क्या बोला इसने? ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में, मतलब ई तीव्रता वाला क्या है? एक विद्युत क्षेत्र है। ई तीव्रता वाला क्या है अपने पास? एक विद्युत क्षेत्र है। एक सेकंड रुक जाओ। उसने क्या बोला है? ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में Q आवेश रखने पर, क्या ये आपका ई तीव्रता वाला क्या है? एक विद्युत क्षेत्र है। ये क्या है? एक विद्युत क्षेत्र। एक ये क्या हो गया? विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, इसमें क्या है? Q आवेश रखा है। उसने क्या बोला? इसमें Q आवेश रखा है। ठीक है, Q आवेश रखने पर, तो जब ऐसे ही हमने ई विद्युत क्षेत्र जो वाला एरिया है, क्षेत्र है, उसमें जब हम Q आवेश रख दिया तो उसने ये बोला है कि इस Q आवेश पर कितना बल लगेगा वो हमें बताओ। तो दोस्तों आप सिंपल सी बात है, आप जानते हो है ना, जब हम किसी विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश को रखते हैं, विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को रखते हैं, तो वो आवेश है उस विद्युत क्षेत्र के कारण एक बल का अनुभव करता है। किसका अनुभव करता है? एक बल का। और वो बल होता है आपका, क्या होता है? Q0E होता है। लेकिन आवेश यहाँ पर क्या है? Q है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? Q आ जाएगा। तो F बराबर क्या आ जाएगा? QE। F बराबर क्या जाएगा? QE। तो आप देख पा रहे हो F बराबर QE जो है हमारा गा वाला आंसर है। क्या है सर? गा वाला आंसर है। क्लियर हो चुका है दोस्तों? कोई दिक्कत है? आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब चलो अगला न्यूमेरिकल, जो हमारा अगला है ऑब्जेक्टिव, वो है न्यूनतम आवेश है। क्या बोला गया है? न्यूनतम आवेश है। सिंपल सी बात है। क्या है न्यूनतम आवेश? क्या एक कूलम न्यूनतम आवेश है? क्या एक स्थिर कूलम न्यूनतम आवेश है? क्या एक माइक्रो कूलम आवेश है? नहीं। क्या एक इलेक्ट्रॉनिक आवेश न्यूनतम आवेश है? तो जल्दी से आंसर दे दो। तो इसमें दोस्तों जो आपका ध्यान रखना, इन सब में एक कूलम, एक स्थिर कूलम, एक माइक्रो कूलम, एक इलेक्ट्रॉनिक कूलम, ठीक है, तो इन सब में जो सबसे छोटा आवेश, सबसे न्यूनतम आवेश है, वो है आपका घा वाला। कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक आवेश। ठीक है सर, क्या है? इलेक्ट्रॉनिक आवेश। इलेक्ट्रॉनिक आवेश जो है हमारा, वो सर कौन सा आवेश है? न्यूनतम आवेश है। कौन सा आवेश है सर? न्यूनतम आवेश है। इतना क्लियर हो गया दोस्तों? इतना क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ो। अगला है हमारा, और अगला दोस्तों आपसे पूछा गया है एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। जो एक कूलम आवेश होता है, ये एक कूलम जो आवेश होता है, इस एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ये बताओ। तो दोस्तों ये चीज़ जो मैंने आपको कराई थी, जब मैं आपको न्यूमेरिकल करा रहा था, तो ये एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये चीज़ मैंने बताई थी। आपको न्यूमेरिकल वीडियो देखना पड़ेगा, है ना। मैं सॉल्व करा चुका हूँ, अगर नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अब जाकर देखो, ये मैंने समझा दिया। ठीक है, तो एक कूलम जो आवेश होता है दोस्तों, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18। 6.25 इंटू 10 टू दी पावर कितना दोस्तों? 18, मतलब 10 टू दी पावर क्या? 18। जो खा वाला है ये अपना सही आंसर होगा। एक कूलम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये चीज़ आप अपने दिमाग में अच्छे से फीड कर लो, है ना, अच्छे से रख लो। ठीक है दोस्तों, चलो अगला हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या मिला है? देखो इस अगला हमारे पास मिला है किसी बिंदु आवेश। उसने क्या बोला है? किसी बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? ठीक है, किसी बिंदु आवेश के कारण। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं ये बिंदु आवेश बना लिया। ठीक है, ओके, एक बिंदु आवेश है, इसके कारण उसने बोला है r दूरी पर। कितनी दूरी पर? r दूरी जो है, इस r दूरी पर जो आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है? सिंपल सी बात है। तो दोस्तों r दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसका सूत्र क्या बनता है? 1/4πε0 Q, आवेश Q है और दूरी क्या है? r। तो यही होता है ना सूत्र, यही निकलता है ना सूत्र। बोलो हाँ कि ना? यही निकलता है। बट सर ये तो हमारे पास ऑब्जेक्ट ही नहीं है, सर ये तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। तो दोस्तों क्या आप इतना नहीं जानते? क्या आप इतना नहीं जानते कि देखो Q और ये 1/4πε0 ये चीज़ क्या है? कांस्टेंट है। ये चीज़ क्या है? कांस्टेंट है। जब ये चीज़ कांस्टेंट है तो यहाँ पर ये चीज़ कांस्टेंट है। देखो आपको पता है, जैसे A समानुपाती क्या लिखा है? B। क्या लिखा है? B। अब समानुपाती का चिन्ह हटाते तो आपको पता है एक कांस्टेंट आता है। क्या आता है? कांस्टेंट। क्या दोस्तों कांस्टेंट को हटाने पर समानुपाती नहीं आ सकता? बोलो,
जब समानुपाती को हटाने पर कांस्टेंट आता है तो कांस्टेंट को हटाने पर समानुपाती नहीं आ सकता क्या? बोलो हाँ कि ना, आ जाएगा ना। तो यहाँ पर दोस्तों जो Q और 1/4πε0 है, इसको जब हम हटा देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक समानुपाती, और यहाँ क्या बच जाएगा, जब हट जाएगा तो ऊपर 1 और नीचे क्या, r², मतलब E समानुपाती 1/r²। E समानुपाती 1/ क्या सर, r² जो है हमारा खा वाला जो दिख रहा है वही हमारा क्या है सर, आंसर है। कोई दिक्कत? तो ध्यान रखना ये होता है, बट ये चीज़ हमारी कहाँ चली जाती है, कांस्टेंट में चली जाती है। ठीक है, तो कांस्टेंट जब हटाएंगे तो समानुपाती आएगा, इसलिए हमारा आंसर ये हो जाएगा। चलो समझते जा रहे हो क्या दोस्तों? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बोलो, अगला है हमारे पास, निर्वात की विद्युतशीलता ε0 का मान कितना होता है। अब आपसे पूछा है जो निर्वात की विद्युतशीलता है ε0, इसका मान कितना होता है। तो ये चीज़ भी आप समझ चुके, ये चीज़ भी आप पढ़ चुके, और ये चीज़ जो है ना मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने चैप्टर फर्स्ट पूरा देखा है तो बहुत अच्छे से आप कर पा रहे होगे ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर नहीं देखा तो आप भाई देख लो, इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख लो, समझ लो, अब बहुत अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, मैं आपको सब कुछ कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों निर्वात की जो विद्युतशीलता होती है वो क्या होती है, ε0। निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता जो होती है वो क्या होती है, ε0 होती है। बोलो होती है कि नहीं? बिल्कुल सर। जिसकी वैल्यू कितनी होती है, तो जिसकी वैल्यू होती है सर 8.85। कितनी होती है सर, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। बिल्कुल सर, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम²। सर क्या, कूलाम² अपॉन न्यूटन इंटू मीटर²। ये जो है ना इसका मात्रक होता है। क्या होता है, मात्रक। तो ये चीज़ भी आपको पता चल गई कि जो ε0 है, इस ε0 का मात्रक क्या होता है, कूलाम² अपॉन न्यूटन इंटू मीटर², और इसका मान कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो यहाँ पर जो आपका खा वाला है वो आपका आंसर सही हो जाएगा। क्लियर? चलो अगला आप देख लो, अगला ऑब्जेक्ट। दोस्तों हमारा अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, उसने बोला है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P। एक हमारे पास द्विध्रुव आघूर्ण P है, उस द्विध्रुव आघूर्ण P वाले द्विध्रुव के कारण, किसके कारण, द्विध्रुव के कारण, मतलब विद्युत द्विध्रुव के कारण इसके केंद्र से, जो विद्युत द्विध्रुव है इसके किससे, केंद्र से r दूरी पर। देखो यहाँ पर इसने बोला है विद्युत द्विध्रुव आपके पास P है, और इस विद्युत द्विध्रुव जो P है इसके द्विध्रुव के कारण, मतलब इसके विद्युत द्विध्रुव के कारण, कहाँ से, केंद्र से। ये आपका इसका क्या होगा, केंद्र होगा। मान लिया हमने ये क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव है ना, इसकी अल्प दूरी मान लेते हैं हम क्या है, 2l है। यही होता है ना विद्युत द्विध्रुव। तो इसने बोला है इस विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से, कहाँ से, केंद्र से r दूरी पर, केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो दोस्तों हमने देखा है विद्युत द्विध्रुव के कारण हम दो स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। कौन कौन सी स्थिति में, एक निकालते हैं अक्षीय स्थिति में, ठीक है, और एक निकालते हैं निरक्षीय स्थिति में। दो स्थिति में हम क्या निकालते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, अक्षीय में और एक कहाँ पर, निरक्षीय में। दो स्थिति में निकालते हैं, बोलो हाँ कि ना। तो दोस्तों जब अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो वो क्या निकालते हैं, E बराबर 1/4πε0 2p/r³। ये कौन सी स्थिति में निकलती है, अक्षीय में निकलती है। कौन सी में निकलती है, अक्षीय में निकलती है। ठीक है, और अगर हम इसी बात को निरक्षीय में निकालते हैं तो निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या निकलता है। तो दोस्तों आप बताओ, P/r³। बोलो ये नहीं निकलता था क्या, बोलो हाँ कि ना, निकलता था ना, कोई दिक्कत थी क्या, इतना ही तो हम यही चीज़ तो निकालते थे। तो इसमें दोस्तों इसने बोला है इसके केंद्र से निरक्षीय और अक्षीय दोनों स्थिति में निकाल सकते हैं। अब हमें पता नहीं कि ये कौन सी स्थिति में पूछ रहा है, अक्षीय में पूछ रहा है या निरक्षीय में पूछ रहा है, और इस टाइप के कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में देखो इसको समझो पहले। देखो 1/4πε0 क्या है, कांस्टेंट। यहाँ पर 2p जो है वो भी क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर 2p 1/4πε0 क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ से इस कांस्टेंट को हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, समानुपाती, और ये आ जाएगा 1/r³।
अपॉन क्या आ जाएगा, आर क्यू आएगा। और यहाँ पर देखो 1/4πε0 और p, यहाँ पर भी क्या है, ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पर जब मैं इसको हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट हट जाएगा और 1 क्या बचेगा, आर क्यू। तो अगर मैं दोनों स्थितियों में देखूं तो इस स्थिति में, अक्षीय स्थिति में भी क्या आ रहा है, ई समानुपाती 1/r⁴, और इस स्थिति में क्या आ रहा है, ई समानुपाती 1/r⁴। ये कौन सी स्थिति है, निरक्षीय स्थिति। मतलब विद्युत द्विध्रुव के कारण जो आपका केंद्र O से अक्षीय स्थिति या निरक्षीय स्थिति, दोनों स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ रही, ई समानुपाती 1/r⁴, ई समानुपाती 1/r⁴। सेम आ रही है ना। अब सेम आ रही है तो काय की निरक्षीय और काय का अक्षीय सेम आ रही है, केंद्र से आर दूरी पर तो सेम आ रही है। देखो अगर इस टाइप से हमने निकाला तो सेम आ रही है ना। तो इसमें आपका जो है ना आंसर क्या हो जाएगा, तो विद्युत द्विध्रुव के कारण केंद्र से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, बोलो सर, जल्दी बोलो, आपका क्या हो जाएगा, घा वाला आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, घा वाला। क्या निकला, ई समानुपाती 1/r⁴। तो ये चीज़ आप याद रखोगे, ये चीज़ आप याद रखोगे दोस्तों, बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हमारा अगला क्वेश्चन है, वायु में स्थित एकांक धनावेश से, किसमें सर, वायु में स्थित एकांक धनावेश से, एक वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्या होता है। वायु में स्थित एकांक धनावेश है, ठीक है। अब ध्यान रखना यहाँ पर, देखो एक वायु वाला एरिया है, ये वायु वाला एरिया है, इसमें धनावेश क्या है, एकांक धनावेश उपस्थित है, एकांक धनावेश स्थित है, एकांक धनावेश स्थित है, ये बोला गया है। एकांक धनावेश क्या है, एकांक धनावेश है। इस एकांक धनावेश से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो दोस्तों आप एक चीज़ जानते हो, दोस्तों आप एक चीज़ बहुत अच्छे से जानते हो, यदि देखो गॉस प्रमेय आपने पढ़ी होगी, गॉस प्रमेय के अनुसार कोई ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल विद्युत फ्लक्स होता है वो क्या होता है, फाई बराबर Q × 1/ε0। यही होता है, यही होता है कि नहीं, बताओ। किसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्या ये नहीं होता, बिल्कुल आपने पढ़ा था। लेकिन इसने क्या बोला है कि वायु में स्थित एकांक धनावेश, मतलब इसने बोला है धनावेश का मान कितना रख दो, 1 रख दो। उसने खुद बोला है कि एकांक धनावेश, मतलब धनावेश का मान कितना रख दो, 1 रख दो। तो यहाँ पर दोस्तों जो आवेश है इसका मान यदि मैं 1 रखूँगा तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, 1 × 1/ε0। ठीक है, तो 1 का कोई मतलब नहीं रहता, तो जो विद्युत फ्लक्स होगा 1/ε0 होगा कि नहीं, बोलो होगा कि नहीं। तो कुल विद्युत फ्लक्स वायु में स्थित एकांक धनावेश से कितना गुजरेगा, 1/ε0। एक एक चीज़ को आप समझते जाओ। तो यहाँ पर खा वाला जो है ना आंसर सही हो जाएगा, खा वाला आंसर जो है ना वो सही हो जाएगा, 1/ क्या हो जाएगा, ε0। क्या सर, 1/ε0। कोई दिक्कत है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ो। धातु का परावैद्युतांक होता है, क्या सर, इसने बोला है कि जो धातु है इस धातु का परावैद्युतांक कितना होता है। तो सिंपल सी बात है, धातु का जो परावैद्युतांक होता है इसका पहला ही आंसर सही है, अनंत। क्या सर, अनंत। धातु का परावैद्युतांक कितना होता है सर, अनंत होता है। सिंपल बात है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बोला है, अब धातु का परावैद्युतांक किसने बता दिया कितना होता है, अनंत। अब ये बताओ वायु का परावैद्युतांक कितना होता है, अगला है हमारा, वायु का परावैद्युतांक कितना होता है। तो ध्यान रखना, जो धातु है इस धातु का कितना होता है, अनंत होता है। कितना होता है, अनंत। और जो वायु होती है इस वायु का जो परावैद्युतांक होता है वो होता है 1। कितना होता है सर, 1। दोनों चीज़ों को याद रखना, इंपॉर्टेंट है जी। वायु का परावैद्युतांक 1 और धातु का परावैद्युतांक अनंत। ओके, चलो अगला हमारे पास क्या है, अगला हमारे पास ऑब्जेक्ट है, देखो इधर। एक खोखले गोले के अंदर Q तथा -Q, एक खोखले गोले के अंदर +Q तथा -Q आवेश से बना द्विध्रुव, मतलब विद्युत द्विध्रुव P रखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। गोले से संबंध विद्युत फ्लक्स क्या होगा, गोले से संबंधित आपका जो विद्युत फ्लक्स होगा वो आपका क्या होगा, ये बताओ। दोस्तों आप चीज़ को समझो, यहाँ पर चीज़ों को समझो यहाँ पर, ठीक है। देखो आपने जो विद्युत फ्लक्स पढ़ा है, देखो मैंने विद्युत फ्लक्स आपको 3 टाइप का पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है सर, 3 टाइप का। यदि आपका जो खोखला गोला है, यदि आपका जो खोखला गोला है इसके अंदर दोस्तों +Q आवेश रखा है,
क्या रखा है, प्लस क्यू आवेश। जब प्लस क्यू आवेश रखा है तो ये विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो कहाँ की ओर जाती हैं, बाहर की ओर जाती हैं। बोलो हाँ कि ना, बाहर की ओर जाती हैं। और जब विद्युत बल रेखाएं सर बाहर की ओर जाती हैं तो विद्युत फ्लक्स आता है कैसा, धनात्मक। कैसा आता है सर, धनात्मक। तो सीधी सी बात ये कहें, प्लस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत फ्लक्स आता है वो कैसा होता है, धनात्मक होता है। लेकिन यदि इस गोले के अंदर माइनस क्यू आवेश रखा है, क्या सर, माइनस क्यू आवेश रखा है, तो जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो पृष्ठ के अंदर प्रवेश करती हैं। कहाँ सर, पृष्ठ के अंदर प्रवेश करती हैं। और जब अंदर प्रवेश करती हैं तो हमें जो विद्युत फ्लक्स मिलता है वो विद्युत फ्लक्स कैसा मिलता है सर, ऋणात्मक मिलता है। क्या मिलता है, ऋणात्मक। तो सीधी सी बात, धनात्मक आवेश है तो इस धनात्मक आवेश के कारण जो विद्युत फ्लक्स मिलेगा वो कैसा मिलेगा, धनात्मक आवेश के कारण विद्युत फ्लक्स धनात्मक, और ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत फ्लक्स कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। दो प्रकार का होगा, धनात्मक के कारण धनात्मक, ऋणात्मक के कारण ऋणात्मक। लेकिन यदि किसी पृष्ठ पर प्लस क्यू भी है और माइनस क्यू भी है, प्लस क्यू भी है माइनस क्यू भी है, तो देखो प्लस के कारण विद्युत बल रेखाएं उत्पन्न होंगी और माइनस के कारण यहाँ समा जाएंगी। यहाँ से विद्युत बल रेखाएं उत्पन्न होंगी और यहाँ पर क्या हो जाएंगी, समा जाएंगी। बोलो कि नहीं, हाँ कि ना। यहाँ से उत्पन्न होंगी, यहाँ समा जाएंगे। मतलब यहाँ से धनात्मक, यहाँ से ऋणात्मक, और धनात्मक और ऋणात्मक जब मिलेंगे तो आपस में क्या हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ध्यान रखना, यदि खोखले गोले के अंदर प्लस और माइनस दोनों आवेश हैं तो जो विद्युत फ्लक्स होगा सर वो क्या होगा, आपका शून्य होगा। क्या होगा सर, शून्य होगा। ध्यान रखना, क्या हो जाना चाहिए भाई, शून्य हो जाना चाहिए। तो यहाँ से हमारा जो गा वाला है वो हमारा आंसर सही हो गया। कोई दिक्कत, आई होप दोस्तों कि आप समझे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इस टाइप के दोस्तों ऑब्जेक्ट बनते हैं और इस टाइप से ही आपने जो पढ़ा है, जो चीज़ आपने की है कंप्लीट, उसी में से ऑब्जेक्ट निकलते हैं। कोई अलग से ऑब्जेक्ट नहीं बनते, अलग से ऑब्जेक्ट नहीं निकलते, जो पढ़ा है उसी में से बनते हैं। देखो मैंने पूरा सब उसी में से कराया ना, कोई अलग से नहीं लिया। ठीक है, चलो तो दोस्तों फिर दिल से वीडियो को लाइक करो, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।